कुमार कहानियों में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको दिलचस्प और डरावनी सच्ची भूतिया कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहते हैं कि समय से बड़ा कोई नहीं होता। चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, समय आपको सही रास्ते पर ले ही आता है और आपकी असली जगह दिखा ही देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बचपन से ही काफी जिद्दी था, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज या फिर उसके बाद का जीवन। मेरा एक ही सपना था, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना। मैंने तरह तरह की तरकीबें सोची और आखिरकार बिजनेस करने का फैसला किया। कपड़ों का थोक विक्रेता बनना एक बेहतरीन निर्णय लगा और मैं इस दिशा में आगे बढ़ गया। लेकिन कहते हैं, भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था और लगभग हर चीज उसके नाम कर दी थी, जबकि हमारी शादी तक नहीं हुई थी। मुझे लगता था कि मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकता हूं, लेकिन समय ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसे कोई और लड़का पसंद आ गया और धीरे धीरे वो उस बिजनेस को अपने नाम करवा चुकी थी और मैं समझ तक नहीं पाया। लगभग 14 सालों की मेहनत फिर से जीरो हो गई थी और वह अब मुझसे नजरें तक नहीं मिलाना चाहती थी। आपने जिंदगी में इतनी चीजें पाई हो और एक झटके में कोई छीन कर ले जाए, वो भी अपना, तो आपको कैसा महसूस होगा? मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा था। आज मुझे उन शब्दों का मतलब समझ में आया था कि धोखा कभी भी अनजान नहीं दे सकता। धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। शायद इस सदमे से मैं उबर भी जाता, लेकिन कर्ज की बेड़ियां मेरे पांव में इस तरह से बंध चुकी थीं कि मैं उससे जितना भी निकलने की कोशिश करता, मैं निकल नहीं पा रहा था। कर्ज की किश्त देना भी मेरे लिए बहुत भारी होता जा रहा था और मैं सोच रहा था, प्यार भी खोया है, बिजनेस भी खोया है। धीरे धीरे अब मैं अपनी जिंदगी भी खो दूंगा। कभी भी मैंने बुरी लत को अपनाया ही नहीं था, लेकिन सदमा ऐसा लगा था कि मैं शराब भी पीने लगा था, सिगरेट भी पीने लगा था, घर वालों से भी दूर होने लगा और कैसी कैसी बीमारियां मुझे घेरती गई। मैं समझ नहीं पा रहा था। हर रात मैं रोता ही रहता। मैं एक अलग घर में रहना शुरू हो गया था और नशे की लत ने भी मुझे बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं फिर से एक बार सोच पाया, अगर मैं जल्दी से ढेर सारा पैसा कमा लूं, शायद इस सदमे से बाहर निकल सकता हूं। लेकिन जब सब आपको दूर कर दे, उसके बाद दोबारा जिंदगी में आना बहुत मुश्किल होता है। काम ढूंढने लगा था मैं, लेकिन काम में मन नहीं लगता था। पहले मैं लाखों कमाया करता था, अब कुछ हजार के लिए नौकरी करनी पड़ रही थी और वह मुझसे हो नहीं पा रही था। मैं सपनों में खोया खोया रहता। काम में ध्यान नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे अलग अलग नौकरी से निकाल दिया जाता। मैं अब अकेलेपन में रहने लगा था। मैं जो कर्ज ले चुका था उसकी किश्त मेरे पिता जरूर देते थे, लेकिन वह भी काफी मुश्किल में थे। कर्ज की किश्त देने के लिए और कर्ज उठाना पड़ रहा था, इसीलिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। मैं दूर भागा था ताकि वो कर्ज देने वाले भी मेरे पीछे पड़े, मेरे परिवार के पीछे ना पड़े। अब मैं इस घर में रह रहा हूं और कोई मुझे पहचानता नहीं। मैं घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता और रात के अंधेरे में ही बाहर निकलता हूं। इस बार भी मैं रात के 8 बजे घर से बाहर निकला था। मुझे लगा था 2-3 सिगरेट किसी गली में खड़ा होकर पीऊंगा तो बाहर की हवा भी खा आऊंगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। घर में छिपकर कितने दिन रह पाऊंगा? इस तरह से सांस घुटने सी लगती है। आज मैं चलता चलता इस घर से बहुत दूर निकल आया था। ये पुरानी कॉलोनी थी, यहाँ बहुत कम लोग रहा करते थे, इसीलिए मैंने इस घर का चुनाव किया था। माँ बाप तक को नहीं बताया था। चलते चलते उस कॉलोनी से बाहर निकला और वहां पर मुझे एक कब्रिस्तान नजर आया। आप भी सोच रहे होंगे, कब्रिस्तान को देखकर मैं डर गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं डरा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी ज्यादा डरावनी होती है मौत से, और यहां तो मरे हुए लोग हैं जो खुद जिंदगी की जंग हार चुके हैं। मैं भी जैसे उनके जैसा ही था। शायद वह मुझे अपने जैसा समझेंगे और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर पहुंचा भी देंगे तो क्या बुरा है। मैं मरने की कोशिश कई बार कर चुका था, लेकिन मरना भी बहादुरी का काम होता है। मैं डरपोक था, मरने की हिम्मत कर ही नहीं पाता था, बस सोचता रह जाता था।
कई कोशिशें मेरे पिता ने नाकाम कर दी थीं और दर्द भी होता है जब आप कोई जहरीली चीज। मैं उल्टियां करता रहता था और छाती मेरी जम गई, लेकिन मैं मर नहीं पाया। उसके बाद कभी हिम्मत की ही नहीं। उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए मुझे अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी। मैं उस सड़क पर चल रहा था। वहां एक बड़ी दीवार थी, ऊपर लोहे का जाल लगा हुआ था। वह कब्रिस्तान दूसरी तरफ था। मैं उस दीवार के इस तरफ जो आवाज आ रही थी वह दूसरी तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान में कोई चल रहा हो। दीवार लगभग 4 फुट की थी और मेरा कद 40 फुट तक। मैं दूसरी तरफ देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मन में बवाल सा मचने लगा था। कौन है जो रात के वक्त कब्रिस्तान में चल रहा है? कहीं कोई मुझे पहचान तो नहीं गया? कहीं कोई मेरे साथ तो नहीं चल रहा? कहीं कोई किसी को बताया तो कि मैं यहां पर रह रहा हूं? मुझे इस शहर को छोड़कर भी जाना पड़ जाएगा। वैसे भी मैं अपने शहर को छोड़कर आया हूं, सबसे दूर निकल आया हूं। चलते चलते वह आगे वाले गेट तक पहुंचा। मैं जो भी मेरे साथ साथ चल रहा था, कदमों से कदम मिला रहा था। जैसे ही मैं पैर रखता, मैं उस सड़क पर पैर रख रहा था। मोटे वाले सस्ते वाले जूते पहन रखे थे, तो टक टक की आवाज आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ किसी ने शायद ऐसे ही मोटे चमड़े के जूते पहने होंगे, लेकिन वो पैर मिट्टी पर रख रहा था, इसीलिए हल्की हल्की सी आवाज आ रही। लेकिन बिल्कुल बराबर मैं भी डरा नहीं, मैं भी रुका नहीं, चलता रहा। मैं जैसे ही उस गेट तक पहुंचा, मुझे एक आदमी नजर आया। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, जैसे कुर्ता पैजामा हो। वो भी गेट के बिल्कुल पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली। मैं पहली ही नजर में पहचान गया, ये कोई जिंदा इंसान नहीं है। उसके बिल्कुल चमकदार कपड़े थे। कोई भी रंग इतना सफेद नहीं हो सकता जितना उसके कपड़ों का था। वह चमकदार कपड़े और उसका वैसा ही सफेद बिना खून वाला चेहरा। जब किसी की लाश को आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे। कैसे खून सूख जाता है, चेहरा सफेद पड़ा हुआ होता है। उसका चेहरा भी उसी तरह से सफेद था। मैं घबरा गया, वहां से मैं भागा। वो गेट के दूसरी तरफ ही खड़ा था। मैं डर कर भागा आ रहा था और काफी दूर निकलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा था। वह शायद एक प्रेत आत्मा थी जो दूसरी तरफ खड़ी थी। यहां से चलकर घर की तरफ जाने लगा। दिल की धड़कन बहुत तेज मेरी बढ़े जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे घर के करीब पहुंच गया, मुझे याद आई मेरी जिंदगी कैसी है, कैसे नर्क में मैं जी रहा हूं। डरता हुआ छिपता हुआ वह डर भी उसके सामने बहुत कम था। और घर पहुंचते पहुंचते मैं काफी ज्यादा रोने लगा था। खुद को संभाल कर मैं घर के अंदर चला गया, पर्दों को लगा दिया। मैं घर के अंदर इस तरह से रहता हूं ताकि किसी को पता ना चले कि मैं घर के अंदर ही हूं। हर किसी को लगे ये घर तो बंद है। जब मैं घर के बाहर निकलता हूं, मैं गेट के बाहर लगा वो ताला खोलता ही नहीं, दीवार फांद कर बाहर निकलता हूं ताकि कोई भी यहां पर आए और उसे यही लगे गेट पर ताला लगा है, यहां कोई नहीं है। मैं हर रोज ऐसा ही करता हूं। फिर से मैं घर के अंदर आ गया था, पर्दे लगा दिए, अंदर में मोमबत्ती ही जलाता हूं ताकि किसी को पता ना चले। बस इस बार छत को देख रहा था मैं और मायूस था। फिर भी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। पहली बार किसी प्रेत आत्मा को देखा था और मैं सोचे जा रहा था कैसी कैसी प्रेत आत्मा थी। अगर मेरे पीछे पड़ जाता, मुझे मार देता। फिर मैंने सोचा मार देता तो अच्छा होता ना, बस ज्यादा दर्द ना दे, आसानी से मार दे, यहीं पर आ जाए, मुझे बस मार कर रख दे। एक बार इस शरीर से छूटना चाहता हूं। मुझे पता है मौत दर्दनाक होती है। अगर वह प्रेत आत्मा बिना दर्द दिए मार सकती है तो मार दे मुझे। उसके बाद अगले दिन शाम के वक्त मेरा मन बाहर निकलने का कर रहा था। मैं रात के 9 या 10 बजे ही बाहर निकलता था और आज भी बाहर निकलना चाहता था। कल की बात आंखों के सामने जैसे घूमे जा रही थी। मुझे लगा उस तरफ जाकर मुझे देखना चाहिए। पता नहीं क्यों प्रेत आत्मा नजर तो आई थी। मैं डरा हुआ भी था, लेकिन मेरी जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो मैंने सोचा वहां जाकर देखता हूं, क्या वह मुझे दोबारा नजर आएगा। जब मैं उस कब्रिस्तान के करीब से निकल ही रहा था, दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज आने लगी कि मेरा दिल कह रहा था भाग जाऊं यहां से, लेकिन क्या करूं। आज पहली बार उत्सुकता सी जाग रही थी। मैं किसी जिंदा इंसान से इस तरह से मिलता, ना डरकर भाग जाता। कोई मुझे पहचान तो नहीं रहा, कोई पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन ये तो प्रेतात्मा है।
इसीलिए डर कम लग रहा था। उस गेट के करीब आकर मैं आगे की तरफ चलकर गया ही नहीं, लेकिन वह सफेद कपड़ों वाला गेट के आगे खड़ा हो गया था। जैसे ही मैंने गेट के अंदर झांकने की कोशिश की, वह पहले से गेट से लगाकर बाहर की तरफ झांक रहा। उसकी वो सफेद सी आंखें जैसे किसी भूत की हो। मेरी चीख निकलने ही वाली थी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैं नहीं चाहता इस तरह से मैं चीखूं, कोई यहां पर आए और मुझे देख ले, लेकिन मैं डर कर पीछे गिर गया था। उसकी आंखें ऐसी डरावनी थीं, मैं घिस घिस कर पीछे की तरफ रोने लगा। कहीं वो मुझ पर हमला तो नहीं कर देगा। मैंने जब इस चीज के बारे में सोचा, मैं थोड़ा सा खिसलता हुआ काफी पीछे चला गया था। एक पेड़ के पीछे सटकर मैं बाहर की तरफ देख रहा। वो गेट के बाहर इस तरह से देख रहा था जैसे अभी यहां से बाहर निकल आएगा और मुझे मार डालेगा। लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। इतना पक्का था वो जिंदा इंसान नहीं था। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा था उससे बात करने की कोशिश करूं। मैं किसी औरों से बात करने की कोशिश करता ही नहीं, मुंह ढककर जाता हूं। जब सामान लेने के लिए जाता हूं, और वह भी उस स्टोर से जो रात के 12 बजे तक खुला होता है, कोई वहां मौजूद नहीं होता। छिपते छपते मैं सामान लेता हूं। यहां भी मुझे लग रहा था मैं अगर उसके करीब जाऊंगा तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंधेरा है, कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। और पता तो करूं ये कैसा प्रेत है। डर लग रहा था। मैं उस पेड़ के पीछे से झांकता ही रहा और वो गेट के बाहर देखता ही रहा, जैसे मैं उसका इंतजार कर रहा था और वो मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसे देखता रहा, वो मुझे देखता रहा, और मुझे लगा वो कब्रिस्तान के गेट से बाहर जैसे आ नहीं पा रहा है। शायद वो पैर रख नहीं पाएगा, तो मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। मैं कदम बढ़ाने लगा। शायद इस हालात में ना होता तो मैं कब्रिस्तान के आसपास भटकता तक नहीं, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर बना दिया था। चलते चलते गेट के करीब गया। उसकी आंखें मुझे डरा रही थीं। मेरी हलक से जबान सूख चुकी थी। फिर भी मैंने अपने मुंह से वह शब्द निकाले थे, कौन हो तुम? क्या तुम कोई भूत हो? तब उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था और उसने कहा, तुम मुझे देख सकते हो। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें देख सकता हूं। उसने कहा, बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे देख सकते हैं। अगर तुम मुझे देख सकते हो तो तुम मेरी मदद भी कर सकते हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? पहले तुम अपने बारे में बताओ तो सही, तुम हो क्या? क्या सच में तुम कोई भूत हो? उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं भूत हूं या नहीं। क्या भूत मेरे जैसे होते हैं? मैं एक प्रेत आत्मा हूं। तुम समझ रहे हो ना? मेरी मौत हो चुकी है और मैं बस भटक रहा हूं। मैं किसी को नजर नहीं आता। तुम्हें नजर आया, मैं उसी दिन समझ गया था। तुम्हारे पैरों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, बहुत तेज। बाकियों के पैरों की आवाज इतनी तेज सुनाई नहीं देती। फिर जब तुमने मुझे देखा, तुम डर गए कि इस तरह से तुम भागे। मैं सोच रहा था तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन ज्यादातर लोग मेरी सिर्फ झलक ले पाते हैं। यहां कब्रिस्तान में नजर आ जाऊं, भाग जाते हैं। तुम यहां वापस आए, मैं तुम्हें दोबारा दिखा तो मैं खुद हैरान हूं, ऐसा कैसे हो रहा है। शायद तुम उन खुशकिस्मत लोगों में हो जो प्रेत आत्माओं को देख सकते हो। मैं सोच में पड़ा हुआ था। मैंने अपना सर खुजाया और उसको कहा, हाँ, शायद मैं प्रेत आत्माओं को देख सकता हूं। तभी उसने इशारा किया, क्या उस कब्र पर बैठे उस काले कपड़े वाले आदमी को देख पा रहे हो? मैंने उसके पीछे देखा। सच में एक कब्र पर काले रंग के कपड़े पहने एक आदमी बैठा था, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने हामी में अपना सर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, मैं उसे देख पा रहा हूं। तो उस आदमी ने सवाल पूछा, अच्छा बताओ, उसके हाथ में क्या है? यकीन तो करूं तुम्हें सच में वह नजर आ रहा है, या बस वैसे ही मन रखने के लिए कह रहे हो? मैंने उस काले कपड़े वाले आदमी के हाथ में देखा। उसने अपने हाथ में एक कांच की बोतल पकड़ी हुई थी। यह शराब की खाली बोतल लग रही थी, जिसे वह बार बार जैसे ऊपर से घुमाने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने उसे कहा, हाँ हाँ, मैं देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं। वह बोतल सूंघ रहा है। तब उस आदमी ने कहा, वाह, तुम प्रेत आत्माओं को देख सकते हो। बताओ, यहां कोई और नजर आ रहा है? एक बार मैं पक्का करना चाहता हूं। मैंने आसपास नजर मारी। एक पेड़ के पास सफेद कपड़ों में एक औरत नजर आई, जिसके कपड़े इसके कपड़े जैसे ही सफेद थे, चमकदार थे। मैंने उसके बारे में बताया।
पेड़ पर चढ़ी हुई एक छोटी सी बच्ची, मैंने उसके बारे में बताया और तब वह कहने लगा, अब तो मान लिया, तुम्हें नजर आते हैं, आओ अंदर आना चाहते हो। तो मैंने उससे सवाल किया, मैं अंदर तो आ जाऊं, तुमसे बात भी कर लूं, लेकिन प्रेत आत्माएं, भूत ये नुकसान पहुंचाते हैं और मार डालते हैं, कहीं तुम मुझे मार तो नहीं डालोगे ना? पक्का कह, उसने ने कहा, हाँ मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, यहां जिंदा इंसान बहुत कम आते हैं, तुम आए हो तो आ जाओ, अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यकीन तो करना होगा। मैं उसको कह रहा था, यकीन नहीं कर पा रहा। देखो मुझे माफ करो, बात करना चाहते हो तो तुम गेट के उस तरफ रहो, मुझे लगता है तुम गेट के बाहर नहीं आ पा रहे और मैं भी गेट के उस तरफ नहीं आना चाहूंगा। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो यही सही, यहां से कई बार लोग गुजरते हैं, ध्यान रखना, पागल महसूस मत होना, कोई सोचेगा इस तरह तुम दीवार के अंदर बातें कर रहे हो, वह पागल समझकर शायद तुम्हें पकड़वा ना दे। मेरी नजरें इधर उधर घूमने लगी थीं, मैं डरा हुआ। तब उस आदमी ने कहा, इतने क्यों डर गए, अगर कोई पागल कह भी देगा तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया जो बचने के लिए यहां आए हो? और रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के आसपास कौन घूमता है? मैंने उसके सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उससे बातें करने लगा। मैं उसकी जिंदगी के बारे में पूछना चाहता था और वो मुझे अपनी जिंदगी की कहानियां बताने लगा। कभी कभी उसका चेहरा उतर जाता, मायूस होता, रोने लगता। अपनी प्रेम कहानी, उसकी 2 बीवी थी, लेकिन एक बीमारी ने उसे मार डाला। वह अपनी बीवियों से दूर हो गया और उसने कहा, उसकी बीवी कभी कभी यहां फूल रखने के लिए आती है, हमेशा दिन के वक्त आती है, वो उसे झलक तक नहीं दिखला पाता। रात के वक्त ऐसे प्रेत आत्माएं कोई झलक दिखा सकती हैं, लेकिन वह डर जाएगी। यह उसकी मायूसी थी कि वह अपनी पत्नी से मेरी तरह ही बात क्यों नहीं कर पा रहा। जब उसने मुझे मेरी आप भीति बताने को कहा, मैं घबरा गया। मैं किसी प्रेतात्मा को अपनी जिंदगी की बात नहीं बताना चाहता था, तो मैं उससे अलविदा लेकर वहां से घर की तरफ आने लगा। आज मुझे सुकून सा मिला था। आप किसी से मन की बात कर पाए, छोटी सी ही हो, उसकी कहानी सुन पाए, कितनी खुशी होती है। मैं किसी से बात करके आया था, भले ही वह जिंदा नहीं था, एक प्रेतात्मा थी। फिर भी घर पहुंचकर काफी खुशी हुई, जैसे मेरा नया दोस्त बन गया हो। अगले दिन रात के 10 बजे ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज की कमी हो। जब आप सिगरेट के आदी हो, सिगरेट ना पी पाएं तो आपको तलब लगी रहती है। मैं घर में सिगरेट पी सकता था, शराब पी सकता था, फिर भी तलब लगी हुई थी। किसी से बात करने का अकेलापन आपको खाने लगता है, आप बात करना चाहते हैं किसी से। मैं अब उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गया, जैसे ही दीवार के पास से चल रहा था। अंदर से भी चलने की आवाजें आ रही थीं। मैं जल्दी से चलता चलता गेट के पास पहुंचा और वो आगे की तरफ आया ही नहीं। अचानक उसने छलांग लगाई गेट के पास और उसकी आंखें देखकर मैं डर गया। आखिर ऐसे प्रेत आत्माएं डराती हैं, लेकिन वह अब हंस रहा था। मैं पीछे गिरा हुआ, घबराया हुआ, चेहरे पर पसीना आ चुका था, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे मजा आ रहा था। फिर मैं भी हंसा उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, इस चीज में मजा बहुत ज्यादा आता है। कई बार कुछ लोग यहां आ जाते हैं, मैं बस उन्हें झलक ही तो दिखा सकता हूं। तुम्हें इस तरह से डराता हूं और इससे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। मैंने कहा, मैं वो झलक से डरने वाला नहीं, मैं तुम्हें पूरा देख सकता हूं। तुम तो इस तरह से आए जैसे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वह इस तरह से डरते हुए देख रहा था। नहीं नहीं, नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था, मैं बस तुम्हें डराना चाहता था। तुम मेरे दोस्त बन गए हो ना। मैंने कहा, दोस्त मानते हो तो दोस्त बनकर रहना, डराना मत। दोबारा उसने हामी भरी। फिर मैं वहां उससे कुछ बातें कर रहा था और अब मेरा मन कर रहा था मैं कब्रिस्तान के अंदर जाऊं। उसने भी कहा, आ जाओ, अंदर आकर बातें करो ना, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मैं वह दीवार फांद कर अंदर गया और अब ऐसा लग रहा था कहीं मैं फंस तो नहीं गया, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा। और उसने भी बड़े बड़े दांत दिखाए और मेरे करीब आकर कहने लगा, अब तुम्हें नोच डालूंगा, मार डालूंगा। डर तो नहीं गए, मजाक कर रहा था। उसने ऐसा मजाक किया, एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई थी। फिर वह मेरा हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खुद को रोक कर कहने लगा, नहीं नहीं, जब इस तरह से 2 शक्तियां जुड़ती हैं ना,
दोनों को नुकसान हो सकता है, हमें उससे बचकर रहना चाहिए। वह मुझसे थोड़ा दूरी पर था। मैं अब उसके साथ साथ चलता गया और वह बातें करता गया। मुझे कहता रहा, इस कब्र पर पैर मत रखना, इस पर काफी मनूस इंसान का साया है, निकल कर आएगा, गालियां निकालेगा और बेवजह परेशान करेगा कि भगाओ, इसे भगाओ, इसलिए यहां पैर मत रखना। यहां एक खूबसूरत लड़की रहती है, कभी कभी बाहर निकल। और यकीन करो, अरमान मन में बिल्कुल नहीं है। मुर्दा प्रेत आत्मा किसी भी तरह की कोई फीलिंग महसूस नहीं कर सकती। फिर भी यार, उसका चेहरा देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे जिंदा हो रहा हूं। मुझे उसने पूरा कब्रिस्तान घुमाया। वहां से बदबू भी आ रही थी और वह मुझे कह भी रहा था, तुम्हें बदबू लग रही होगी, मुझे खुशबू लग रही है। बातों बातों में मैंने उसे अपनी कहानी भी सुना ही डाली। कैसे एक लड़की से जैसे मैं इश्क करने लगा था। एक बिजनेसमैन में बन गया था, थोक कपड़ा विक्रेता, लेकिन उसने जैसे सारा बिजनेस प्यार की आड़ में अपने नाम करवा लिया था। मैं आंखें मूंद कर उस पर भरोसा किया करता था, लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं करती थी। वो जैसे बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैं समझ नहीं पाया और धोखे के कारण पूरी की पूरी आमदनी गवा डाली, बिजनेस गवा डाला और नशे की लत ने मुझे उजाड़ कर रख दिया। वो मायूस था और कह रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम कितने तो अच्छे हो, बातें भी बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे थे, मैं तुम्हारा कोई फायदा तो करवा नहीं पा रहा, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह से बैठे हो। कब्रिस्तान में जिंदा लोग कमाते हैं, भूतों के दोस्त कौन बनना चाहता है, हर कोई हमसे डरता है, तुम दिल से तो अच्छे हो। वो लड़की ही मनहूस थी, तुम्हारी जिंदगी से निकल गई। अच्छा हुआ, सबक जिंदगी में मिलते ही रहते हैं। उसकी बातें सच में मेरे अंदर भी जैसे नई रोशनी, नई किरण पैदा कर रही थी। लेकिन उसकी बातों में जो उसने मुझे बताया, वह जिंदगी दोबारा शुरू करने दे सकता था। उसने कहा, मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैंने कहा, काम प्रेत आत्मा के लिए काम कौन करता है और मुझे इससे क्या फायदा होगा? उसने पीछे से नोटों की गड्डी निकाली। 5 पैसों के वो नोट थे और 1 लाख रुपए। उसने कहा, यह मेरे पास है, यह मैं तुम्हें 1 रात के काम के लिए दे सकता हूं। मैं नोटों की गड्डी को अपने हाथ में पकड़कर सूंघ रहा था, उसके नोट गिन रहा था। सच में 1 लाख रुपए। मैंने कहा, तुम तो प्रेत आत्मा हो, तुम्हारे पास ये इतने सारे रुपए कहां से आए? उसने कहा, यह मत पूछो, बस ये समझ लो कि मैं प्रेतात्मा हूं, लेकिन तुम्हारा फायदा करवा सकता हूं। जैसे जिंदा इंसानों की दुनिया होती है, वैसे मुर्दों की दुनिया होती है। खुशकिस्मत इंसान जिंदा की दुनिया में मुर्दों को नहीं देख सकते, लेकिन उनमें से कुछ बेहद ज्यादा खुशकिस्मत इंसान होते हैं जो देख पाते हैं। वह डरते हैं, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं इस बुरी चीज को अच्छे में बदलने का। तुम भूतों को देख सकते हो तो मेरे लिए काम करो, छोटे छोटे काम करोगे, मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपए देता रहूंगा और जो कर्ज है धीरे धीरे तुम वापस कर दोगे। सोच लो, 1-1 लाख में देता ही रहूंगा, काम करते रहो, मैं देता रहूंगा, कर्ज वापस कर देना, जिंदगी में वापस चले जाना, सब कुछ पा लेना और उसके बाद उस लड़की को सबक जरूर सिखाना वादा करो। मैंने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या तुम मुर्दा प्रेतात्मा मुझे काम देना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, यकीन करो। मैंने उस पर यकीन किया और उसने एडवांस में 1 लाख रुपये दिए। उसने कहा, आज रात के ये 1 लाख रुपए है, समय ज्यादा नहीं हुआ है, क्या तुम काम करना चाहोगे? यह लो, यह 2 चिट्ठियां हैं। ये 2 चिट्ठियां तुम्हें एक खास जगह देकर आनी होंगी। एक घर में आज का काम थोड़ा कम ही देता हूं। उसके बाद मैंने उसको कहा, यह मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर किसी ने मुझे पहचान लिया, शहर के किसी कोने में, उसने कहा, कोई नहीं पहचानेगा। यह लो, काले रंग के कपड़े, यहां प्रेता आत्माएं सबके कपड़े अजीब होते हैं। ये कपड़े बाकियों से तुम्हें छिपाए रखेंगे। इसकी कुछ खासियत है, इसमें तुम्हारा आकार, तुम्हारा शरीर डरावना लगेगा। सामने वाले को तुम्हें तो पता तक नहीं चलेगा, वो समझेगा तुम भूत हो और तुम गायब, कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। बस चिट्ठियों वाला काम करना है। जो जिंदा लोग हैं वह तुमसे डरेंगे और जो मुर्दा है वह तो पहचान जाएंगे। यह प्रेता आत्मा है, काम के लिए आई है, करना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जाना कितनी दूर है? उसने कहा, 35 किमी। मैंने कहा, 35 किमी कैसे जा पाऊंगा? बस टैक्सी में, मैं किसी में नहीं जाता ताकि कोई पहचाने ना। उसने कहा,
अपनी गाड़ी है ना, हमारे पास अपनी गाड़ी है। तुम समझ नहीं पा रहे। जिंदा की दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, तो मुर्दों की दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हैं। तुम मुर्दों की दुनिया देख पा रहे हो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। बाहर देखो, वो एंटीक गाड़ी, वो मुर्दों की दुनिया की गाड़ी है, उसका तुम इस्तेमाल कर पाओगे। मैं गेट के बाहर निकला। बाहर एक एंटीक गाड़ी थी, पुराने जमाने की, लेकिन उसका रंग सफेद, मैला मैला सा सफेद करीब से उस गाड़ी को देखा। वह गाड़ी जैसे छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई। मैं अंदर तक डर चुका था, क्योंकि हड्डियों से बना हुआ एक ड्राइवर जैसे आगे बैठा था। उसकी खोपड़ी हिल रही थी और मेरे अंदर जैसे दिल की धड़कन तेज हो रही। सब कुछ अजीब अजीब सा दिख रहा था। तभी मेरे उस दोस्त ने कहा, बैठ जाओ, ये तुम्हें वहां तक छोड़ देगा। तुम्हें बस वहां चिट्ठियां देनी है। हमारी प्रेत आत्माएं कई और ऐसी शक्तियां भी यहां मौजूद हैं। बस तुम्हें देखने को मिलेगा, मजा लेना, कमाई करते जाना। मैं अब क्या करता? मजबूर था, कर्जदार था और पैसे कमाने का एक तरीका मिला था। मुझे लगा जिंदा लोगों से पैसे नहीं कमा सकता, मुर्दों से ही कमा पाऊंगा। मैं उस गाड़ी में बैठ गया। हड्डियों की गाड़ी, मुझे लगा वह चटक कर गिर जाएगी। आवाज भी छटकने की आ रही थी। जब वह गाड़ी चल रही थी फिर भी वह ज्यादा मजबूत थी। जब वह गाड़ी चली, आसपास की हर चीज धुंधली धुंधली सी। शायद उसकी रफ्तार ही काफी तेज थी और वह घरों के आसपास से ऐसे निकल रही जैसे कोई उसे देख ही ना पा रहा हो। मैं कई ऐसे रास्तों से निकला था जहां स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। कुछ लोग थे, रेस्टोरेंट थे, खुले थे। उनके करीब से वो गाड़ी निकलती, किसी को जैसी नजर ही नहीं आ रही थी ना उसमें बैठा। मैं नजर आ रहा ना, वह काला चोला मेरा किसी को शायद दिख रहा होगा। मैं घबराया था, लेकिन आज जैसे हिम्मत बढ़ गई। इस तरह से मैं तो सफर भी कर सकता हूं। मुझे एक पुराना टूटा हुआ घर वहां लाकर छोड़ दिया गया, जैसा कि मुझे बताया गया था। ये 2 खत मुझे वहां देने थे। मैं धीरे धीरे चलता हुआ गया। मैं वो दरवाजा खटखटा चुका था। 3 बार दरवाजा खटखटाना था। एक खास रिदम में जैसे ही किसी ने दरवाजा खोला, मुझे नहीं पता था कोई जिंदा बाहर निकलेगा या वैसे ही कोई प्रेत आत्मा लड़का होगा। लेकिन ये जो चीज थी, काले चूल्हे में कोई नहीं था, सिर्फ जैसे काला चूल्हा, और जो अंदर था वो अदृश्य सा उसकी उंगलियां दिख रही थीं। काली, लेकिन नाखून बहुत लंबे थे, नीचे मिट्टी के अंदर तक गए हुए, जैसे मिट्टी को चीरते हुए मेरी सांस रुक गई थी। ये क्या देख लिया मैंने कांपते हुए हाथों से वह 2 चिट्ठियां उसे पकड़ाई। वह नाखून उसने चिट्ठियों के आर पार कर दिए और जल्दी से वह दरवाजा उसने बंद किया। वो दरवाजे के अंदर चला गया और मैं कांपता कांपता गाड़ी में आकर बैठा था। फिर वह गाड़ी चलने लगी और मैं वापस कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। फिर से वैसा ही रास्ता, धुंधला धुंधला सा। गाड़ी की रफ्तार ही बहुत तेज थी। जल्दी से मैं कब्रिस्तान में पहुंच गया और उस गाड़ी से उतरकर जैसे ही मैं गेट की तरफ जा रहा था, मेरा वह दोस्त गेट के दूसरी तरफ नहीं था। मैं गेट के अंदर झांकने लगा और उसने छलांग लगाकर आगे आकर फिर से मुझे डरा दिया। एक तो उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं। मैं पीछे गिर चुका था, लेकिन अब समझ में आया फिर से उसने मजाक किया है। हंसते हंसते मैं खड़ा हो गया। अब उसके लिए मैं काम कर रहा था। वो मेरा दोस्त था। मैं अंदर गया था। कब्रिस्तान के उसने नुकसान पहुंचाना होता। वह कब का मुझे नुकसान पहुंचा चुका होता। मारना होता तो मार चुका होता। उसने ऐसा नहीं किया था, तो मैं दीवार बांधकर कब्रिस्तान के अंदर गया। एक कब्र थी जिस पर मैं बैठ गया। वह मेरे साथ बैठा, अब मेरी कहानी सुन रहा, मेरी जिंदगी के किस्से सुन रहा, अपनी बातें बता रहा, मुझे मशवरा दे रहा। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मुझे एक दोस्त मिल गया था। कई घंटे मैंने उससे बातें की। लगभग 3 बजे वह मुझे कहने लगा, अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए। तुम घर में चले जाओ। यहां पर इस तरह से रुके मत रहो। कोई आ ना जाए, यहां खतरा हो सकता है। कल आना बात करने के लिए, और वैसे भी जब रोशनी होना शुरू हो जाएगी मैं इस कब्रिस्तान से गायब हो जाऊंगा। मैं तुम्हें भी नजर नहीं आऊंगा और रोशनी में थोड़ा खतरा भी होता है। कुछ कर नहीं सकते, नष्ट होने का खतरा होता है। प्रेता आत्मा का तो तुम भी चले जाओ, मैं भी यहां छिप जाता हूं। मैंने उसको अलविदा कहा, दीवार फांदी और सीधा घर आ गया। घर आकर खुशी बहुत हो रही थी। इससे पहले मायूसी मेरे अंदर छाई रहती थी। अकेलापन मुझे खाता रहता था। अब मेरा दोस्त बन गया था। मुझे काम मिला था, मैं बिजी हो गया था।
यानी हर रात में काम कर पाऊंगा, दिन के वक्त में सो पाऊंगा और जेब से 8 लाख की नोटों की गड्डी निकालकर इतनी खुशी मिल रही। मैंने नोटों की गड्डी को एक बक्से में रखा। अब सोच रहा था, इस तरह अगर कमाई होती गई ना, सारे कर्ज उतार दूंगा। एक बार कर्ज उतर गए, उसके बाद जिंदगी सफल हो जाएगी। उस दिन मैं सही से सो नहीं पाया। जब मेरी आंख खुलती, बार बार मैं बक्से को देखता। पैसे वहां पर मौजूद हैं, पैसे मौजूद थे। मैं डर रहा था, यह सपना जो टूट जाएगा। हर बार आंख खोलती मैं बक्सा देखता, रुपए वहां मौजूद होते। इस तरह जब रात हुई 11 बजे, मैं जल्दी से भागा उस कब्रिस्तान की ओर। जब मैं कब्रिस्तान के अंदर घुस गया, मुझे मेरा वह दोस्त नजर नहीं आया, लेकिन एक पेड़ से छलांग लगाई। उसने मेरे ऊपर और मुझे डरा कर रख दिया। फिर से हंसने लगा और अब उसने कहा, तुम्हें आज 5 चिट्ठियां डिलीवर करनी होंगी, 5 अलग अलग जगह पर जाना होगा और 5 खतरनाक से जीवों को देखना होगा जो तुम कह रहे थे। मैंने कहा, आज तो बता दो, वो क्या था वो डरावना सा? उसने कहा, अभी नहीं, धीरे धीरे बताऊंगा, देखो एकदम से मजा नहीं आएगा। मैं सब कुछ बता दूंगा, तुम समझ जाओगे, बस काम करते रहो। तुम्हें पैसे चाहिए या राज चाहिए? बता दूं, एक चीज मिलेगी। मैंने कहा, मुझे पैसे चाहिए। उसने 1 लाख रुपए की नोटों की गड्डी निकाली और कहने लगा, ये पकड़ो तो नोट मिलते रहेंगे राज। नहीं मिलेंगे, जवाब नहीं मिलेंगे तो लग जाओ काम पर। फिर से मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकला। 5 चिट्ठियां जो मेरे पास थीं, चमकदार सी पुरानी पुरानी भी थीं। उसके अंदर क्या था मैं नहीं जानता। कुछ भारीपन में सामान भी था। उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलने लगी। गाड़ी की रफ्तार आज कुछ ज्यादा ही तेज थी। कुछ नजर नहीं आ रहा, जैसे धुंध सी दिख रही थी। यह गाड़ी चल ही इतनी तेज रही थी। कई जगह पर मोड़ आते और मैं गाड़ी की एक खिड़की से जैसे सट जाता। जब वो ड्राइवर मोड़ काटता तो मैं चिपक जाता एक तरफ, लेकिन फिर भी वह खोपड़ी गाड़ी चला, अच्छे से रही थी। वह कंकाल सा ना वह हंसता ना कुछ कहता। बात करने की कोशिश की थी मैंने उससे भी, उसका कोई जवाब नहीं आता। लेकिन गाड़ी बहुत अच्छे से चलाता वह, या कहूं चलाती। मुझे तो ये तक पता नहीं लड़का हो या लड़की, हड्डियां तो एक जैसी ही होती है ना। सबसे पहले घर में जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, तीसरी बार दरवाजा खटखटा ही 1 सेकंड के अंदर वो दरवाजा खुला और अंदर से वैसा ही काले चूल्हे वाला वो गायब सा मानव बाहर निकला और नाखून से एक चिट्ठी को खींच कर ले गया। मेरी उंगली को जैसे छूते छूते बचा था। क्या वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था? मैं सोचता रह गया। उसके जो नाखून थे इतने ज्यादा बड़े थे, लेकिन उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और मैं अपना काम कर चुका था। 4 चिट्ठियां बची थीं। जल्दी से मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। फिर वो गाड़ी चलने लगी थी। फिर से गाड़ी एक और दिशा में जाने लगी। बड़ी तेजी से लगभग 17 मिनट तक मैं गाड़ी में बैठा ही रहा। गाड़ी जैसे काफी दूर जा रही हो। मैं गाड़ी में बैठा रहा, बाहर देख नहीं पा रहा था, तो मैं थोड़ा में बोर होने लगा था। फिर भी जब गाड़ी रुकी, एकदम से मैं एक ऐसी जगह पर था जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। मैं एक जंगल में था। ये कोई पगडंडी थी, जैसे सड़क नहीं कच्चा रास्ता हो। वहां ये चिट्ठी मुझे कहाँ देनी होगी? यहां तो कोई घर नजर नहीं आ रहा, और सवाल पूछूं तो किससे पूछूं? किस दिशा में चलना होगा? मैं जंगल के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ था। तभी मुझे एक पेड़ के ऊपर वैसा ही काले चोली वाला मानव नजर आया। वो पेड़ के ऊपर था और उसका नाखून कितना लंबा था। उसने मेरे हाथ से खुद बखुदा वहां 4 चिट्ठियां थीं और ये वाली चिट्ठी बीच में थी। उसने नाखून से इतनी तेजी से निकाला, मैं कुछ सोच तक नहीं पाया। उससे बहस भी नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता था वह क्या चीज है जो प्रेत आत्मा है। वह तो मेरा दोस्त है। ये मेरे दोस्त नहीं है। मैं काम कर रहा हूं और अगर मैंने सही से काम नहीं किया, कहीं मुझे कोई सजा ना दे दे। इसीलिए चुपचाप 3 चिट्ठियां लेकर मैं गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद अलग अलग जगह 3 घरों के दरवाजे खटखटाए, 3 चिट्ठियां दी। मैं फिर से गाड़ी में बैठा और वापस आ गया। अब मैं अपने दोस्त से सवाल पूछ रहा था, इस काम के मुझे 1 लाख रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? उसने फिर से कहा, तुम्हें रुपए चाहिए या राज का जवाब चाहिए? मैंने कहा, मुझे रुपए चाहिए। वो मुस्कुराने लगा, तो जवाब नहीं मिलेगा, रुपए मिलेंगे। इस तरह अगले कई दिनों तक, लगभग 17 से 22 दिनों तक मैं यही काम करता रहा। कभी 3 चिट्ठियां तो कभी 5 से ज्यादा कभी नहीं हुई।
4 बार तो सिर्फ एक ही चिट्ठी देनी पड़ी और इस बार किसी को देनी नहीं होती, एक खास जगह फेंक कर आनी होती। यह काम बहुत ज्यादा आसान था। मैं गाड़ी से बाहर तक नहीं निकलता, बस उस चिट्ठी को फेंक कर आ जाता। लेकिन 25वें दिन मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो यकीन लायक नहीं था। मुझे आज लगभग 11 चिट्ठियां दी गई थी। मैं कहने लगा था, क्या 11 अलग अलग जगह जाना होगा? ये तो पूरा रात का काम है। उसने कहा, नहीं, एक ही जगह पर 11 चिट्ठियां देनी है, लेकिन आज का काम मुश्किल भरा है, बहुत मुश्किल भरा। दिल को संभाल, तुम डर भी सकते हो। मैं उसकी बातें सुनकर घबराने लगा था। इससे पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कर्जदार था, मौत को जैसे बुलाना चाहता था। अब धीरे धीरे मैंने कुछ दिनों में 15 लाख कमा लिए थे, घर में लाखों रुपए पड़े थे। अब जिंदगी जीना चाहता था, मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, काम भी करना चाहता था। मैंने कहा, क्या मुझे नुकसान तो नहीं होगा? उसने कहा, नुकसान तो नहीं होगा, जैसे बताया गया वैसा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मन में सवाल उठने लगेंगे, ढेर सारे सवाल उठने लगेंगे। मैं जवाब नहीं दूंगा, जब जवाब देने का समय होगा मैं जवाब खुद दूंगा, तुम झगड़ा नहीं करोगे। मैंने कहा, ठीक है। वो रात डरावनी थी। गाड़ी में मैं बैठा था, 50 मिनट तक गाड़ी चली थी। मैं डर रहा था, क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। वह गाड़ी एक ऐसी जगह मुझे लेकर गई थी जहां पहाड़ जैसा लग रहा था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, सड़क की एक तरफ खाई थी और मुझे उस खाई में नीचे उतर कर जाना था। नीचे मैं कैसे उतरता? किसी से सवाल भी नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ भी नहीं सकता था, तो मैं क्या करता? जैसा मुझे बताया गया मुझे नीचे उतरना होगा। मैं नीचे उतरा। नीचे वैसे ही काले चूल्हे वाले 11 जीव मौजूद थे। वो 11 के 11 को एक एक चिट्ठी देनी थी, लेकिन वहां उन 11 के अलावा और लोग भी थे। एक तरफ एक बस का एक्सीडेंट हो चुका था, उसके अंदर से कुछ लोग खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे। वहां खून ही खून था। कोई मुझे देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने भूतों के कपड़े पहन रखे थे। फिर भी मैं झाड़ियों में थोड़ा छिपा हुआ था। मैं जल्दी से वापस नहीं आना चाहता था। मुझे लगा, देखूं यह क्या हो रहा है। जो काले चोले वाले थे उन्होंने चिट्ठियां पकड़ी और उसके बाद वो उस बस के इर्द गिर्द घूमने लगे थे। किसी को जैसे वह नजर नहीं आ रहे थे। मैं नजर आ सकता था, मैं छिपा हुआ था। लोगों की मदद करने का मन तो था, लेकिन काम में मुझे बताया गया था कि कुछ भी और नहीं करना है, खतरा मोल ले सकते हो। मैं तब देखने लगा था, वह जो काले चूल्हे वाला एक आदमी था, उसने चिट्ठी को नाखून से फाड़, क्योंकि अब कोई घर नहीं था जिसके अंदर वह गया था। मैं देख पा रहा था वह चिट्ठियों के साथ क्या करते हैं। वह चिट्ठी पढ़ ही नहीं रहा था, उसने चिट्ठी को फाड़ कर रख दिया। फिर अपने नाखून से उस बस में 12 साल की एक लड़की होगी, उसकी गर्दन पर जहां चोट लगी हुई थी खून बह रहा था। उसने अपने नाखून से जैसे उसकी गर्दन में छेद बनाए और उसके अंदर से कुछ निकाला। चमकदार सा सफेद कपड़े पहने, जैसे उसकी प्रेत आत्मा उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया था। और उस लड़की को पकड़े हुए, आंखों पर हाथ रखे हुए, वह उड़ता हुआ उसे दूर ले जा रहा था, कहीं दूर। मैं यह देख रहा। कुछ समय मैंने देखा दो, और वैसे जीवों ने उन लोगों के साथ किया जैसे इस एक्सीडेंट में लोगों को वो मार रहे थे, जैसे उन्होंने वो बस को पलटा हो लोगों को मारने के लिए। और मुझे महसूस हुआ, इसमें कहीं मेरा हाथ तो नहीं। मैं ये चिट्ठियां देता हूं जिसे कोई पढ़ता तक नहीं, वो फाड़ डालते हैं, और शायद चिट्ठी फाड़ने के बाद वो लोगों को मारते तो नहीं। मैं कोई बहुत बुरा काम तो नहीं कर रहा हूं। मैं जब वापस आ रहा था, मेरा मन बैठा बैठा जा रहा था। 30वें दिन जाकर मुझे पता चला मैं इसमें भागीदार बन रहा हूं। जब मैं वापस पहुंचा, मैं भागकर उस कब्रिस्तान के अंदर गया था। मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वह मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अचानक पीछे से उसने धक्का देकर मुझे डरा दिया, लेकिन मैं गिरा नहीं। मैं गुस्से में था और मैं उसको कह रहा, तुम बताओ मुझे, तुम बताओ मुझे, मैं वहां जाता हूं तो इन चिट्ठियों के साथ क्या होता है? मैं उन्हें चिट्ठियां देता हूं और इसके बदले वह लोगों को मार डालते हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं जो किसी को मार रहा है। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की और मुझे कहा, तुम राज जानना चाहते हो या रुपए कमाना चाहते हो? राज जान लोगे तो दोबारा काम नहीं कर पाओगे। मैं हैरान था, मैं डरा हुआ था। मैं क्या करता? मुझे रुपयों की इतनी ज्यादा जरूरत थी।
इसीलिए मैंने उसको कहा मैं रुपए कमाना चाहूंगा। नजरें झुका डाली थीं मैंने, क्योंकि कई बार आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपको मजबूर कर डालते हैं। मैं कर्ज में दबा था। मुझे लगा आगे आने वाले दिनों में कुछ और लाख कमाऊं, फिर सवाल पूछूंगा। इस तरह आगे कुछ दिनों तक मैं यही काम करता रहा। नोटिस किया मैंने, यह चिट्ठियां जब मैं देता हूं उन्हें वो किसी ना किसी को मार डालते हैं। मैं बस जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहता था। तुम डर भी सकते हो। मैं उसकी बातें सुनकर घबराने लगा था। इससे पहले मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कर्जदार था, मौत को जैसे बुलाना चाहता था। अब धीरे धीरे मैंने कुछ दिनों में 15 लाख कमा लिए थे। घर में लाखों रुपये पड़े थे। अब जिंदगी जीना चाहता था, मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, काम भी करना चाहता था। मैंने कहा क्या मुझे नुकसान तो नहीं होगा? उसने कहा नुकसान तो नहीं होगा, जैसे बताया गया वैसा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मन में सवाल उठने लगेंगे, ढेर सारे सवाल उठने लगेंगे। मैं जवाब नहीं दूंगा। जब जवाब देने का समय होगा मैं जवाब खुद दूंगा। तुम झगड़ा नहीं करोगे? मैंने कहा ठीक है। वो रात डरावनी थी। गाड़ी में मैं बैठा था। 50 मिनट तक गाड़ी चली थी। मैं डर रहा था, क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। वह गाड़ी एक ऐसी जगह मुझे लेकर गई थी जहां पहाड़ जैसा लग रहा था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, सड़क की एक तरफ खाई थी और मुझे उस खाई में नीचे उतर कर जाना था। नीचे मैं कैसे उतरता? किसी से सवाल भी नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ भी नहीं सकता था। तो मैं क्या करता जैसा मुझे बताया गया? मुझे नीचे उतरना होगा। मैं नीचे उतरा। नीचे वैसे ही काले चूल्हे वाले 11 जीव मौजूद थे। वो 11 के 11 को एक एक चिट्ठी देनी थी, लेकिन वहां उन 11 के अलावा और लोग भी थे। एक तरफ एक बस का एक्सीडेंट हो चुका था। उसके अंदर से कुछ लोग खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे। वहां खून ही खून था। कोई मुझे देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने भूतों के कपड़े पहन रखे थे। फिर भी मैं झाड़ियों में थोड़ा छिपा हुआ था। मैं जल्दी से वापस नहीं आना चाहता था। मुझे लगा देखूं यह क्या हो रहा है। वह जो काले चोले वाले थे उन्होंने चिट्ठियां पकड़ी और उसके बाद वो उस बस के इर्द गिर्द घूमने लगे थे। किसी को जैसे वह नजर नहीं आ रहे थे। मैं नजर आ सकता था। मैं छिपा हुआ था। लोगों की मदद करने का मन तो था, लेकिन काम में मुझे बताया गया था कि कुछ भी और नहीं करना है, खतरा मोल ले सकते हो। मैं तब देखने लगा था वह जो काले चूल्हे वाला एक आदमी था, उसने चिट्ठी को नाखून से फाड़, क्योंकि अब कोई घर नहीं था जिसके अंदर वह गया था। मैं देख पा रहा था वह चिट्ठियों के साथ क्या करते हैं। वह चिट्ठी पढ़ ही नहीं रहा था। उसने चिट्ठी को फाड़ कर रख दिया। फिर अपने नाखून से उस बस में 12 साल की एक लड़की होगी। उसकी गर्दन पर जहां चोट लगी हुई थी खून बह रहा था। उसने अपने नाखून से जैसे उसकी गर्दन में छेद बनाए और उसके अंदर से कुछ निकाला। चमकदार सा सफेद कपड़े पहने, जैसे उसकी प्रेत आत्मा उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया था। और उस लड़की को पकड़े हुए आंखों पर हाथ रखे हुए वह उड़ता हुआ उसे दूर ले जा रहा था, कहीं दूर। मैं यह देख रहा। कुछ समय मैंने देखा दो और वैसे जीवों ने उन लोगों के साथ किया जैसे इस एक्सीडेंट में लोगों को वो मार रहे थे, जैसे उन्होंने वो बस को पलटा हो लोगों को मारने के लिए। और मुझे महसूस हुआ इसमें कहीं मेरा हाथ तो नहीं। मैं ये चिट्ठियां देता हूं जिसे कोई पढ़ता तक नहीं। वो फाड़ डालते हैं और शायद चिट्ठी फाड़ने के बाद वो लोगों को मारते तो नहीं। मैं कोई बहुत बुरा काम तो नहीं कर रहा हूं। मैं जब वापस आ रहा था मेरा मन बैठा बैठा जा रहा था। 30वें दिन जाकर मुझे पता चला मैं इसमें भागीदार बन रहा हूं। जब मैं वापस पहुंचा मैं भागकर उस कब्रिस्तान के अंदर गया था। मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वह मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अचानक पीछे से उसने धक्का देकर मुझे डरा दिया, लेकिन मैं गिरा नहीं। मैं गुस्से में था और मैं उसको कह रहा, तुम बताओ मुझे, तुम बताओ मुझे। मैं वहां जाता हूं तो इन चिट्ठियों के साथ क्या होता है? मैं उन्हें चिट्ठियां देता हूं और इसके बदले वह लोगों को मार डालते हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं जो किसी को मार रहा है। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की और मुझे कहा, तुम राज जानना चाहते हो या रुपए कमाना चाहते हो? राज जान लोगे तो दोबारा काम नहीं कर पाओगे। मैं हैरान था, मैं डरा हुआ था। मैं क्या करता? मुझे रुपयों की इतनी ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए मैंने उसको कहा, मैं रुपए कमाना चाहूंगा। नजरें झुका डाली थीं मैंने, क्योंकि कई बार आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं
जो आपको मजबूर कर डालते हैं। मैं कर्ज में दबा था। मुझे लगा आगे आने वाले दिनों में कुछ और लाख कमाऊं, फिर सवाल पूछूंगा। इस तरह आगे कुछ दिनों तक मैं यही काम करता रहा। नोटिस किया मैंने ये चिट्ठियां जब मैं देता हूं, उन्हें वो किसी ना किसी को मार डालते हैं। मैं बस जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहता था ताकि ये काम मैं और ना करूं, कहीं मैं फंस ना जाऊं, आगे की जिंदगी मेरी बर्बाद ना हो जाए। अभी तो मुझे रोशनी की किरण दिखने लगी थी, कहीं मैं अंधेरे में गुम ना हो जाऊं। गुमनाम बनना नहीं चाहता था मैं। बस 35वें दिन तक मैंने काम किया और उस दिन हद हो गई थी। मुझे वह चिट्ठी सड़क पर देनी थी, एक खास जगह। मैं जब उस सड़क पर पहुंचा, वहां मुझे छिपना पड़ा था, लेकिन जैसे कोई मुझे देख ही ना पा रहा हो। उन कपड़ों का कमाल जो था, वहां वो चिट्ठी लेकर मैं खड़ा था, और वैसे ही जीव ने वो चिट्ठी मेरे हाथ से छीन ली। आज सिर्फ एक ही चिट्ठी देनी थी। मुझे लग रहा था आज काम कम है और आज कम लोग मारे जाएंगे, लेकिन एक चिट्ठी लेने के बाद वो जैसे मेरे सामने एक गाड़ी के अंदर गया। उसने उस गाड़ी में पता नहीं क्या किया। वह आदमी जो गाड़ी चला रहा था, उसका स्टीयरिंग जैसे अपने आप घूमा और उसने धीरे से गाड़ी एक तरफ मोड़ी। यह पेट्रोल पंप था। वो गाड़ी सीधा पेट्रोल पंप में जा घुसी। चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल हो गया था। उस गाड़ी में 4 लोग थे। जब अचानक आग लगी, चारों तरफ आग फैल गई। पेट्रोल हवा की तरह जैसे फैल जाता है और उसमें धमाका सा होता है। वह ड्राइवर जल रहा था, चीख रहा था। मुझे दिख रहा, मैं कांप रहा था। पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं अपनी जिंदगी तो बना लूंगा, लेकिन यह दर्दनाक मौत मेरे कारण उसे मिली है। वह छोटी बच्ची थी, उसे भी आग लगी हुई थी, लेकिन वह गाड़ी के अंदर ही थी। कुछ लोग वहां पर आए। उस बच्ची को आग लगी हुई थी, उसकी मां को आग लगी हुई थी। उन्हें तो जैसे खींचकर बाहर निकाला गया। आग बुझाई जा रही थी। वह पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोग जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर से उनको जैसे आग बुझाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वह आदमी बच नहीं पाया। उसका शरीर अकड़ गया। जलने के कारण वहां आसपास आग ही आग थी। आज पहली बार मेरे अहम ने मुझे रोक डाला था। मैं गाड़ी में बैठा बहुत गुस्से में था। आज मुझे जवाब चाहिए कि क्यों किया जा रहा है ऐसा। आखिर वह मरे हुए हैं, बाकी लोगों को क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। मैं जल्दी से जल्दी उस कब्रिस्तान में पहुंचना चाहता था। गुस्से में था, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। मैं जितने कमा चुका हूं, मुझे और नहीं चाहिए। कर्ज मैं चुका सकता हूं, उसके बाद मेहनत करूंगा। अब कर्ज नहीं होगा तो मैं छिप कर रह नहीं पाऊंगा। मैं बाहर निकलूंगा, खुशी खुशी जीऊंगा। मुझे आंखों के सामने जिंदगी के सपने नजर आ रहे थे और इस भयानक जिंदगी से मैं बाहर भी निकलना चाहता था। मैं कैसा शैतान बन गया। मैं लोगों की मौत के साथ खेल रहा हूं। कई सवाल थे, मन में आज जवाब चाहिए था। मैं कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, उसको ढूंढ रहा था। उसे बार बार मैं देख रहा और कह रहा, सामने आ जाओ। मैं डरने वाला नहीं, चाहे जो कर लो, मैं डरने वाला नहीं। उसने भयानक चेहरा दिखाया और मैं गुस्से में था। मैं नहीं डरूंगा, सामने आओ। वो सही आकार में आकर कहने लगा, क्या हुआ, आज डर नहीं रहे? अंदर तुम्हारी हिम्मत पैदा हो गई। अब प्रेत आत्मा से भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है। अब राज बताने का समय है। मैं जान गया हूं 52वां दिन है, आज 45वां दिन। मैंने रोते रोते उसको कहा था, क्यों मार रहे हो लोगों को? तुम भयानक प्रेत हो ना, तुम शैतान हो ना, जो लोगों को मार रहे हो। उसने कहा, आओ बैठो, कब्र पर बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, तुम्हें बहुत सच पता लगने वाला है। मैं उसके साथ बैठा और सवालों के जवाब मुझे मिलते जा रहे थे, और खौफनाक से खौफनाक जवाब थे। उसने कहा, जो चिट्ठियां तुम लेकर जा रहे हो वह साधारण चिट्ठियां नहीं है, बुलावा है। बुलावा, यह मौत का बुलावा होता है। तुम्हें क्या लग रहा है हम चुनाव करते हैं कि किसकी मौत होने वाली है? जिसकी नियति होती है। कहा जाता है ना, जिसकी मौत लिखी है, यह है वो लिखी गई मौत। पहले से तय होता है कि मौत कब होनी है। तुम बस उन चिट्ठियों को मौत के दूत तक लेकर जाते हो। मौत के दूत यहीं पर रहते हैं हमारी दुनिया में, लेकिन जब तक उन्हें वो बुलावा भेजा ना जाए, वह किसी को ले जा नहीं सकते। तुम वो बुलावा उन तक लेकर जाते हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं मर रहा है जिसकी मौत तय नहीं थी। चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बड़ा हो, हर किसी का समय लिखा गया होता है। तुम समय पर पहुंचाते हो, उनकी मौत हो जाती है। इसमें गलती किसी की नहीं है।
तो ये काम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। मैं अब थोड़ा सा सहम कर बैठ गया था। मुझे अब पता लग गया था मैं क्या काम कर रहा हूं। अब थोड़ा सा डर भी कम लग रहा था। अब मैं खुशी खुशी इस काम से बाहर निकल सकता था। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की जो गलत थी। भगवान हर किसी को बुलावा तो भेजता ही है ना। जब कोई पैदा होता है तो मरना भी उसका तय होता है। उसके बाद मैंने उसको कहा था, अब इसके बाद तो हम काम कर नहीं पाएंगे ना। मैं 31 लाख जोड़ चुका हूं। अब मैं इस काम से भी बाहर निकलना चाहता हूं। अब ये मुर्दों की दुनिया नहीं, मैं जिंदा की दुनिया में जीना चाहता हूं। कर्ज वापस कर दूंगा, जिंदगी खुशी खुशी जीऊंगा। अब पहली बार मैंने उसे निराश देखा था। मैं निराश हुआ करता था, वो मुस्कुराया करता था। अब वो और उसने निराशा में वो कड़वे शब्द मुझे कहे जो मैं नहीं सुनना चाहता था। उसने कहा, तुम अब वो जिंदगी जी नहीं सकते। मैंने कहा, क्यों, क्या मेरे साथ भी कुछ वैसा होगा? उसने कहा, वैसा होगा नहीं, वैसा हो चुका है। तुम्हारी मौत हो चुकी है, लेकिन कैसे हुई तुम्हें याद नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। जब वह मर जाता है 21 दिनों तक यहीं भटकता रहता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसके बाद आगे जाने का वक्त होता है। मैं वह प्रेत आत्मा हूं जो बहुत पहले मर गया, इसीलिए यहां ज्यादा समय भटक। तुम्हारा समय तो बिल्कुल सही समय पर ही आया है। 21 दिन यहां तुम रहे, अब यहां से आगे जाने का वक्त है। मैं खामोश था, पूरी तरह से खामोश। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन नोटों से अपनी जिंदगी जी सकता हूं। मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरना चाहता। उसने कहा, मरना नहीं चाहते? तुम तो पहले से मर चुके हो। उस घर में तुम्हारी मौत हो गई, लेकिन तुम समझ तक नहीं पाए। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने थे। उसके बाद तुम जिस घर में रहने आए वहां तुम 31 दिन रहे, लेकिन सही से तुम्हें कुछ याद भी नहीं। तुम कैसे मरे? हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। वह पिछले समय की यादें धुंधली कर दी जाती हैं ताकि आत्मा आगे निकल पाए, आगे के समय में जा पाए, आगे की दुनिया में जा पाए। तुम्हें क्या लगा वह जहर जब तुमने खाया था उसके बाद तुम बच गए थे? नहीं, तुम मर गए थे। वह कुछ यादें यहां तक आने की वह झूठी थी, तुम्हारे दिमाग में डाली गई। हर किसी प्रेत आत्मा के दिमाग में ये बातें डाली जाती हैं। अब समय है, वह नोट जो तुम्हें दिए गए वह असली थे ही नहीं, वह एक छलावा ही था। छल जिस कारण 21 दिनों तक तुम्हें सच पता नहीं लग पाया, अब सच पता लग गया है। अब आगे जाने का समय है। वह मेरे सामने से गायब हो गया था। मैं वहीं खड़ा, धीरे धीरे जैसे भावनाएं खत्म होती गई, जैसे शरीर खत्म होता गया। मैं अपने शरीर को देख नहीं पा रहा था। मैं गायब हो चुका था। वह जो कपड़े मुझे दिए जाते थे वह मेरे शरीर की चमड़ी थी, वह अदृश्य चमड़ी। चारों तरफ वह काले चोले वाले मुझे घेर चुके थे। मेरे जाने का समय आ गया था। मैं इस दुनिया से भी पारलौकिक दुनिया में जाने वाला था। मुझे उनसे अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि बताया ना, मेरी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। 21 दिनों तक भटकने के बाद आगे क्या होता है वह मैं नहीं बता सकता। आप उसकी जानकारी पा लेंगे। हर कोई उसकी जानकारी पाता है। समय हर किसी का आता है, आपका भी आएगा। जो पैदा होता है उसे मरना भी पड़ता है। अगर आपके पास भी कोई अनोखी और रहस्यमय घटना की कहानी है तो हमसे जरूर साझा करें। आप उसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपकी कहानियां हमारे चैनल की जान हैं, इसलिए उन्हें सुनने और पढ़ने का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। श्रोतागण, आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है जो हमारे प्रिय श्रोता छोटू सिंह ने भेजी थी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की कर ले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के था। भाइयों बहनों, नमस्कार।